हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द मंडेरियन एकेडमी। आज हमारा एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर मणिपुर के अंदर जो हिंसा की घटनाएं हो रही है और 3 मई से जो एक क्रमिक तौर पर हिंसा और वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को इनवाइट करना, आर्टिकल 355 को इन्वोक करना और उसके बाद शूट एंड साइट का ऑर्डर देना, उसके बाद भी शांति का बहाल ना होना, इन सभी चीज़ों के लिए हमें ये जानना की ज़रूरत है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटित हुई है और इन चीज़ों से बचने के लिए हमें भविष्य में किस प्रकार कार्य करने की ज़रूरत है। ये टॉपिक हमारी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए वहाँ पे क्वेश्चंस के तौर पे इंटर स्टेट रिलेशन में और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी समस्याओं के अलावा जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उन सभी समीक्षाओं को करते हुए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंटरव्यूज़ में हमें इस पर किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें एक थॉरो एस्पेक्ट्स इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले यदि हम मणिपुर की लोकेशन को देखें, मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मणिपुर की जो बॉर्डर्स है वो हमारे 3 इंडियन स्टेट दैट इज़ नागालैंड एंड आसाम और मिजोरम से लगती है। और इसके अलावा मणिपुर की जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट भाग है वो म्यांमार से लगता है। म्यांमार चूँकि अर्स्टवाइल बर्मा से बनाया गया था, जिसका पहले नाम बर्मा था, और बर्मा एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था, उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट दर्जा दिया गया था और बाद में इसका जो नाम है वो म्यांमार हो गया था। वर्तमान में जहाँ पर 2021 के अंदर एक मिलिट्री कू हुआ था और यहाँ पर एक मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है। तो ये चीज़ें हमें इसलिए जानना ज़रूरत है कि इन सभी चीज़ों से हमारे जो मणिपुर में जो अभी वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही है उनका आपस में एक लेना देना है। इसके अलावा इसकी जोग्राफिक लोकेशन में आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी हमारी बांग्लादेश से भी काफ़ी नज़दीक है और बांग्लादेश से जो भी रिफ्यूज़ी क्राइसिस हो रहे हैं उन रिफ्यूजीज़ का भी आसाम के बॉर्डर के माध्यम से वहाँ पे उनका मणिपुर की तरफ आना बढ़ रहा है। मणिपुर में काफ़ी एथनिक डिवाइड है, वहाँ पर नागालैंड की तरफ से नागा जनजाति और म्यांमार की तरफ से कुकीज़ हैं, चिन हैं, मीज़ो हैं, ये सारी की सारी जनजातियों का इसमें एग्रेशन हुआ है। और यहाँ पे खुद जो इनकी लोकल मणिपुरी जनता है जो ज़्यादातर मणिपुरी लैंग्वेज बोलती है उनको हम मैतीज़ कहते हैं। और मैतीज़ और कुकीज़ एंड नागास का जो संघर्ष चल रहा है उसको यहाँ पे हम देखेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की हिस्ट्री नहीं समझेंगे तो आप उस समस्या की जड़ तक नहीं पहुँच सकते। यदि हम मणिपुर का इंटरनल एरिया देखें तो इसकी यदि आप ज्योग्राफी को समझेंगे तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि मणिपुर ये एक मणिपुर का ज्योग्राफिकल मैप है। इस ज्योग्राफिकल मैप में जो इसका आपको सराउंडिंग एरिया दिख रहा है ये सारा का सारा सराउंडिंग एरिया वो आपका हिली रीजन्स है। और इसका जो सेंट्रल एरिया है जहाँ पे इसकी कैपिटल इम्फाल लोकेटेड है ये एक वैली पोर्शन है। वैली में यहाँ पर नदियों का समागम भी होता है, यहाँ फर्टाइल लैंड्स है और ये एरिया टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है। तो जितना मणिपुर के अंदर बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं वो इस वैली एरिया के अंदर आते हैं। और हिली एरिया जो कि हमारे इस मणिपुर स्टेट का 90% एरिया है, इस 90% एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं और उन ट्राइबल लोगों के अंदर मेनली नागाज हैं, फिर आपके कुकीज़ हैं और इन कुकीज़ के अलावा चिन और मिज़ो, ये जनजातियाँ सभी की सभी जनजातियाँ इस 90% जोग्राफिकल आउटर एरियाज में रहती है। जबकि जो हमारा 10% वैली एरिया है जिसके अंदर उसकी कैपिटल इम्फाल लोकेटेड है, इस रीजन के अंदर जो मेतीस जनजाति मेतीस को हम जनजाति नहीं कह सकते, मेतीस जो है एक लोकल जनरेशन है, ये हमारे रिजर्वेशन की कैटेगरी के हिसाब से अभी प्रेजेंटली ओबीसी के अंदर है और इनको ही वर्तमान के अंदर एसटी कैटेगरी के दर्जे की जो डिमांड हुई थी, जो वहाँ के स्टेट हाई कोर्ट है उसने गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को ऑर्डर्स किए थे कि आप इसे विचार करें और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। इस ओबीसी से उनको एसटी कैटेगरी के अंदर लाने का जो एक स्टेट गवर्नमेंट का और प्रयास था, उस प्रयास के विरोध में ही जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो 90% जियोग्राफिकल एरियाज में रहती है उन्होंने इसका एक विरोध किया था। और यही विरोध आपस में उन दोनों ही जातियों और जनजातियों के बीच में गतिरोध को लेकर के एक एथनिक क्लेंसी का काम कर गया। अब मणिपुर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वर्तमान में पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिस्टर बीरेन्द्र सिंह हैं। वहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। और मणिपुर को हम क्यों जानते हैं? सबसे पहले मणिपुर में जो फेमस चीज़ें हैं आपको पता है कि लोकटक लेक है,
उसका जो लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन है, वो मणिपुर के अंदर है। और इसी लोकटक लेक के अंदर हमारा जो कायबुल लामजाओ फ्लोटिंग पार्क, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। और इसी कायबुल लामजाओ फ्लोटिंग, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है जो हमारे मणिपुर की लोकटक लेक के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा मणिपुर से आप जानते हैं कि हमारी वर्ल्ड फेमस बॉक्सर थी मिस्टर मैरी कॉम, मिसेज मैरी कॉम। तो मैरी कॉम भी यहाँ से है। उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करी थी कि इस प्रकार की घटनाओं को किसी न किसी माध्यम से रोकें। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि जो हमारे भारत के क्लासिकल डांसेस हैं, उन क्लासिकल डांसेस के अंदर भी मणिपुरी डांस इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसलिए भी ध्यान रखनी है कि ऐसा हो कि हम इतनी बड़ी घटना को ध्यान में रखें और किसी एग्जाम्स में हमें इन चीज़ों पे सवाल पूछ ले तो हम वहाँ पर भी अपने मार्क्स गेन कर सकें। इसके अलावा मणिपुरी जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th सूची में जो लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में मणिपुरी भी इन्वॉल्व है। इस बेसिक जानकारी के बाद हम हमारा जो ध्यान है वो इस राइट्स के ऊपर और ये जो घटनाएं घटित हुई इसके ऊपर लेके जाते हैं। तो ये 3 मई की घटना है जब ये इंसिडेंट हुआ था। और 3 मई को वहाँ पे जब राइट्स हुए उसके बाद विदिन 24 आवर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए थे। और कई जगह ये भी चर्चाएं चली, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 इन्वोक किया। आर्टिकल 355 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देता है कि जब स्टेट का माहौल ख़राब हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इन्वोक करके उसके ऊपर ओवर पावर करके वहाँ पे अपनी कार्रवाई कर सकती है। यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं हुई। हमें इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ के हमें ये देखना है कि आखिर मणिपुर में वायलेंस का मेन रीज़न क्या है। इस रीज़न को समझने के लिए आपको वहाँ की ज्योग्राफी को समझ लिया, ज्योग्राफी के बाद वहाँ पे जो उनका डिवाइड है पॉपुलेशन का, उसको समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के अंदर जो सेंट्रल पोर्शन है वो एक वैली पोर्शन है और इस वैली पोर्शन के अंदर 35 लोग रहते हैं। 35 लोगों की पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या इनकी अधिक है और इन लोगों का वहाँ की गवर्नमेंट जॉब में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, इन सभी में उनकी एक बढ़ोतरी है और उनका एक ओवर पावर सिस्टम है। इसके आउटर पेरिफेरी के अंदर जो हिली रीजन है, इस हिली रीजन्स के अंदर आपको नागाज, कुकीज़ और ये ट्राइबल्स मिलेंगे। यदि हम इतिहास में जाएं तो यहाँ पे एक किंगडम था, उस किंगडम का जो मेन कैपिटल था वो इम्फाल ही थी और ये एक वैली पोर्शन में थी। उस किंगडम के टाइम पे जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम ये एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था, मतलब उनका संरक्षण इसे प्राप्त था। जब यहाँ पर नागा ट्राइब्स और जो किंगडम था उनके बीच में आपस में विवाद होने लगा, तो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्होंने यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम म्यांमार कहते हैं, उस म्यांमार से वहाँ की कुछ ट्राइब्स थी जिनमें स्पेशली आपको मैं चिन और कुकी ट्राइब, इन चिन और कुकी ट्राइब के लोगों को इस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के किंगडम को बोला कि आप इनको यहाँ पे लोकेट कर दो। जो हमारे आप देखिए हिली रीजन्स की फुट हिल्स होती है, जैसे आपकी शिवालिक की फुट हिल्स हैं, तो आप प्लेन को और माउंटेन्स को डिवाइड कर रहे हो तो फुट हिल्स के एरिया में। उन्होंने कहा कि आप इनको यहाँ लोकेट करवा दो। तो इस कारण से यहाँ पे जो हिली रीजन और वैली पोर्शन के बीच में इस पोर्शन पर चिन और कुकी ट्राइब जो कि म्यांमार में थी उनको यहाँ पे एस्टेब्लिश करवाया गया। इसका मेन रीज़न ये था कि जो वहाँ पे किंगडम था वो और जो ट्राइब्स थी वो इन दोनों के बीच में आपस में विवाद ना हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वैली पोर्शन में रहने वाले लोग हैं वो पहले से वेल ऑफ है कंपेयर टू जो हिली रीजन के अंदर नागाज ये जो ट्राइब्स रहती है। तो नागाज जो ट्राइब्स थी वो भी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि उनका एक फाइटिंग नेचर था और जो चिन और कुकी ट्राइब्स थी वो भी एक फाइटिंग नेचर थी। तो हुआ क्या, इनके आपस में झगड़े से जो वैली के अंदर समस्याएं हो रही थी उनमें कमी आई। ये घटनाएं हमारे आज़ादी से पहले की है, जब हमारा पड़ोसी देश बर्मा था, हम यहाँ पे एक ब्रिटिश कॉलोनी थे। लेकिन साल 1950s में जब हमारे यहाँ से आपको पता है कि आज़ादी के बाद जैसे ही वहाँ पर एक नागा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नागा नेशनल मूवमेंट के अंदर एक ग्रेटर नागालैंड की डिमांड उठ के आई। अब नागा पोर्शन था, मैंने आपको बताया था कि मणिपुर की जो बॉर्डर्स है वो नागालैंड से टच होती है और नागालैंड की बॉर्डर भी म्यांमार से लगती है और मणिपुर की बॉर्डर भी म्यांमार लगती है। तो इन नागा पीपल्स की डिमांड थी कि हम
ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हमारी एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, और हमें हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं, उन सभी के साथ एक ग्रेटर नागालैंड दिया जाए। तो इस चीज़ों को दबाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये एक इतना मास मूवमेंट था कि वहाँ के उन्होंने लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी बर्बाद किया। और इसी मूवमेंट से कुछ संगठन निकल के बाहर आए थे, जिसके अंदर NSCN-IM और NSCN खापलांग, ये जो अभी रिसेंटली संगठन हमने सुने हैं जो चर्चा में चल रहे हैं, ये दो है। और इनका फुल फॉर्म यही है कि ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, IM इसाक मूवमेंट है, और के खापलांग है। ये दोनों डिवीज़न नागालैंड की डिमांड को जो लेके आए थे, उसके कारण। मणिपुर की चर्चा में नागालैंड का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जो पेरिफेरी एरिया है मणिपुर में, वहाँ सभी के सभी लोग नागाज हैं। और ये नागाज, इन नागाज का जो नेशनलिज्म आया था, उस नेशनलिज्म ने जो म्यांमार से आई हुई चिन और कुकी ट्राइब के अंदर भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा दिया। और इन दोनों के नेशनलिज्म से जो मैतीस जनसंख्या वैली में पहले से रहती आई थी, जो लोकल मणिपुरीज आप जिनको कह सकते हैं, जो मणिपुरी बोलते हैं, इन लोगों में भी नेशनलिज्म की भावना आई। तो यहाँ पे एक छोटे से स्टेट के अंदर 3 नेशनलिज्म आ चुके हैं, जिसके अंदर एक नागाज में है, एक कुकीज़ में है, और एक आपकी मैती के अंदर है। तो ये घटनाएं 1950 से लेकर 90 और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ती रही। इस समस्या में एक और एंगल है। साल 2011 के अंदर जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ था, उस सेंसस के आधार पे उसके जो सेंसस के कुछ मुख्य आंकड़े जो हमें जानना है, उसको मैं लेके आप यहाँ पे 2 प्रकार की डिवाइड देखेंगे, एक हिली रीजन लिखा है और एक वैली। वैली मैंने आपको बताया मैतीस के लिए, और हिली रीजन जो वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिसके अंदर मुख्य तौर पर नागार और कुकीज़ हैं। तो आप ये देखिए, जो हिली रीजन है, वहाँ पे जो डोमिनेंट आपका कल्चर है, ये डोमिनेंट रिलीजन है, वो आपका क्रिश्चियन है। आप देखिए 90% पॉपुलेशन वहाँ की, और मोर देन 90% पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। जबकि वैली के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन है वो हिंदूज हैं। तो ये कम्युनिटीज़ वहाँ पे रिलीजियसली भी डिवाइड है, और वहाँ पर इस आपके जो वैली रीजन के अंदर कुछ पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन मुख्य आंकड़ा ये है कि जो हिली रीजन के अंदर ट्राइब्स रहती है वो क्रिश्चियन है, और जो वैली के अंदर लोग रहते हैं वो ज़्यादातर हिंदू फिलोसफी को फॉलो करते हैं। एंड जो मणिपुर की मेन लैंग्वेज है, जिसको मणिपुरी दर्जा दिया गया है, वो वैली पोर्शन के अंदर ही बोली जाती है। तो आप देखिए इस वैली पोर्शन के अंदर 90 से 98% लोग हैं वो मणिपुरी बोलते हैं, जबकि जो 90% जियोग्राफिकल एरिया है जो हिल्स के अंदर है मणिपुर का, वहाँ पर मात्र आप देखिए आधे % से लेकर के 2% लोग हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज का डिवाइड दे सकते हैं, रिलीजन का डिवाइड दे सकते हैं, और जो पॉपुलेशन हिल्स के अंदर रहती है उनमें ज़्यादातर गरीबी है। ये देखिए आप रूरल पॉपुलेशन को दिखाया गया है, जो हिल की पॉपुलेशन है ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन है। कंपेयर करें यदि आप वैली एरिया में, तो वहाँ की पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली अर्बन है। इस प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि इन चीज़ों से क्या हो रहा है, जहाँ वैली वेल ऑफ है वहीं पर आपके जो हिली रीजन्स के अंदर डेवलपमेंट भी कम हुआ है। यहाँ पे और भी आंकड़े दे रखे हैं जिसके अंदर ये भी दिखाना है, मतलब ये उनका कहने का तात्पर्य है किस प्रकार से सोशली और एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो वैली के अंदर रहने वाले लोग हैं वो वेल ऑफ है, उनकी एक वहाँ पे अच्छी खासी पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन भी है, और जो हिल एरियाज़ है जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है, वो लोगों का कहना है कि चूँकि हम रूरल हैं, हम पीछे रह चुके हैं, तो हमारे पास एकमात्र ऐसा दर्जा है जिसके माध्यम से हम गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इश्यू ये आया कि जब आप वैली में रहने वाले लोगों को एसटी का दर्जा दोगे, तो जो ऑलरेडी स्टेट के अंदर 90% पॉपुलेशन, जो 90% जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके पास चांसेस कम बचेंगे। तो सरकार और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था वो मैतीस को रिजर्वेशन देने को लेके था, जिसका विरोध वहाँ की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एग्जिस्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो आपके हिली एरिया में रहती हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, और इस सॉलिडेरिटी मार्च के अंदर उन्होंने सरकार से कहा कि यदि इस प्रकार की घटनाएं हुई तो फिर ये वहाँ की स्टेट के लिए अच्छा नहीं होगा। इस सॉलिडेरिटी मार्च के अंदर दोनों ट्राइब्स, जो हमारे मैतीस हैं और जो हमारे ये ट्राइब्स हैं, इनके बीच में आपस में एक जो फाइट स्टार्ट हुई, इस फाइट ने एक आर्म्ड
कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफ्स आए जिसमें आपने देखा होगा सेमी ऑटोमेटेड गन्स दिखाई गई है, AK-47 जैसी राइफल्स का इस्तेमाल हुआ है, रिवॉल्वर्स हैं, लोग सड़कों पे ऊपर इस प्रकार की गनों को लेके घूम रहे हैं। इसके बाद ही गवर्नमेंट ने इसके रिपरकशन में सूट ऑफ साइट का ऑर्डर दिया था। तो ये चीज़ें ये दिखाती है कि वहाँ की सिचुएशन काफ़ी टेंस है। आप इसमें मैं ये कहूँगा कि हमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। एक थोड़ा सा इतिहास हमें रिसेंटली जानने की ज़रूरत है कि साल 2015 के अंदर मणिपुर के अंदर एक आर्मी की कॉन्वॉय थी। उस आर्मी की कॉन्वॉय पर जो हमारा NSCN का ग्रुप है, मैंने आपको बताया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इस ग्रुप ने इस कॉन्वॉय पर अटैक किया था और उस कॉन्वॉय के अंदर हमारे 18 सोल्जर्स हैं वो मार्टियर हुए थे या शहीद हुए थे। इन सोल्जर्स का रिवेंज लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम एक सर्जिकल स्ट्राइक को अप्रूव किया था और ये सर्जिकल स्ट्राइक मणिपुर से निकलते हुए जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ के जंगलों में की गई थी। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है, बट हमारे जो सोर्सेज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने एडमिट किया है, जो इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, उससे कंफर्म था कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसका रिवेंज लेने की गई थी और NSCN ग्रुप को डिवाइड करके तोड़ने की एक कोशिश थी। इस प्रकार से जो वहाँ की सर्जिकल स्ट्राइक से वहाँ पे साल 2021 में जब वहाँ पे रिबेलियन हुआ था मणिपुर में और एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ और मिलिट्री टेक ओवर के द्वारा और जिसमें वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, उस गवर्नमेंट में भी अभी ऐसा माना जाता है कि उसका भी एक पार्शियल रोल है हमारे यहाँ पर इस आर्म्स कन्फ्लिक्ट में, हथियार सप्लाई और इन चीज़ों को, जिसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, वहाँ पे जब आपका आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुआ, उस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से आप ये देखिए रिफ्यूजी क्राइसिस भी हुए, क्योंकि जो म्यांमार से रिफ्यूजी आए उन्होंने मणिपुर में आके शरण ली और इन रिफ्यूजियों के द्वारा हमारे यहाँ पे पॉपी का कल्टीवेशन होता है। पॉपी कल्टीवेशन से आप ये समझ सकते हैं कि ये इलिसिट ट्रेड है और इसके माध्यम से ड्रग्स की जो समस्या है वो भी एक तरह से आ रही है। अब इन सारी घटनाओं के बाद वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर, उस टाइम CM इबोबी सिंह थे, वो एक बिल लेके आए। उन्होंने कहा कि ये स्टेट तय करेगा कि कौन तो मणिपुरी होगा और कौन नहीं होगा, और जिसको ज़मीन मिलेगी और कौन ज़मीन खरीद सकता है, ये जब एक बार स्टेट किसी को डिक्लेयर कर देगा आप मणिपुरी हो तभी आप ज़मीन खरीद सकते। तो इससे हुआ क्या, जो मणिपुर के वैली पीपल्स थे उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन ट्राइबल लोगों ने कहा कि ये कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि मणिपुरी है या नहीं। कुल मिला के जो ट्राइब्स के लोग थे उनको आज भी वहाँ पर एक फॉरेनर का टैग दिया जाता है, उनको आज भी रिफ्यूजी का टैग दिया जाता है। तो आप सोचिए, जो इंसान 70 साल से 75 साल से आपकी एक शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे के साथ रह रहा है और उसको आप इस प्रकार से आज भी फॉरेनर की तरह ट्रीट करोगे, रिफ्यूजी की तरह ट्रीट करोगे, तो इन चीज़ों से गतिरोध बढ़ता है। जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने फिर फाइनली वो बिल वापस ले लिया था, परंतु जो कुछ भावनाएं होती है वो लोगों में रह जाती है। इसके बाद साल 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीलिमिटेशन कमीशन करवाया था और डीलिमिटेशन कमीशन के दौरान वहाँ की जो मैती जनसंख्या है, जो मणिपुरीज हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि हमारी जो जनसंख्या है उसको आपने सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया। आज इस घटना के बाद वहाँ पे स्टेट ने कुछ रिलीफ कैंप लगाए हैं, कुछ रिलीफ कैंप हैं आपके CRPF ने लगाए हैं और इसके अलावा आर्मी ने भी रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। तो समस्या यहाँ तक है कि जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के रिलीफ कैंप्स में हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र है वो CRPF या आर्मी के द्वारा जो रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश किए गए हैं उनके अंदर कर दिया जाए। तो इन चीज़ों से आप सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर गवर्नमेंट को लेके डिसट्रस्ट है। तो इन सारी चीज़ों ने और समस्याओं को ग्रसित कर दिया। हाई कोर्ट के अंदर रिट्स लगी है और हाई कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, वहाँ के मणिपुर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आप किसी भी एक जाति को कैसे इंक्लूड कर सकते हो। शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर यदि किसी का नाम लिस्ट होना है तो वो पार्लियामेंट के माध्यम से ही होगा और ये कार्य प्रेसिडेंट की पावर के अंतर्गत आता है, न कि किसी हाई कोर्ट की उसके अंदर आता है। और उन्होंने यह तक कहा कि जो हमारा आर्टिकल 342 है, जिसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट को, कि आप उसकी पावर्स को इस प्रकार से कैसे कर सकते हो। इट इज़ क्लियरली मेंशन इट इज़ द प्रेसिडेंशियल पावर
टू डेजिग्नेट अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो सिंगल बेंच थी वहाँ के हाई कोर्ट की, जो उसका निर्णय था, उसको भी अभी वर्तमान में जो हमारे DY चंद्रचूड़ साहब हैं, CGI हैं, उन्होंने उसको भी एक तरह से ओवरटर्न किया है। यहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद SIT की मांग भी उठने लगी है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो ये कहती है कि स्टेट्स के जो एफर्ट्स थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे या वो उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसके लिए SIT को बैठाया जाए। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, परंतु जो हमारा इतिहास था वो एक इन दोनों ट्राइब्स के बीच में या इन जनजातियों के बीच में आपस में एक विवाद का कारण बना हुआ है। वहाँ पर डिस्ट्रस्ट है और इस डिस्ट्रस्ट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को आगे आके प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट को लेके विज़न है, हम ये चाहते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो प्रॉपर प्रॉस्परस हो, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जो स्पोर्ट्स के अंदर, टूरिस्ट के अंदर, इन चीज़ों में उसका काफ़ी अच्छा एक योगदान है, हम ये मानते हैं। और वहाँ की जो क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में आपस में एक सौहार्द बना रहे, इन सारी चीज़ों के साथ ही ये टॉपिक हमने कवर किया। और न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, अगर कोई नया अपडेट होता था डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। आई होप यू एंजॉयड वेरी मच। थैंक यू सो मच।